ओके चलो, अभी दोस्तों हम लोग सीधा बात करते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल तरीके से जाता है। आप ही सोचिए जरा, आज एक सप्लायर है और एक रिसिपेंट है, करेक्ट। सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स किसको, रिसिपेंट को, और सामने ओके वो जो भी गुड्स सप्लाई कर रहा है उसके सामने वो कंसिडरेशन लेता है रिसिपेंट से। अभी इशू क्या हुआ है, इशू सप्लायर के एंड से बहुत लैग हो रहा है इनवॉइस इशू करने में, क्योंकि सप्लाई कर दिया था 1/4 को, बंदे ने ओके समझो 1/4 को पेमेंट भी कर दिया है, कैश परचेज था ऐसा समझो, ठीक। तो आज बंदे ने 10 लाख प्लस जीएसटी 1.8 लाख ओके 11.8 लाख का क्या है खर्चा कर दिया अपने जेब से, जिसमें ऑब्वियसली जीएसटी इज 1.8 लाख। नाउ द थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को कि आज रिसिपेंट को आईटीसी अगर लेना है वो 1.8 लाख का, तो उसके पास जो प्राइमरी चीज होना चाहिए टू अवेल आईटीसी इज दैट इनवॉइस, उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, ओके, ओनली देन ही कैन अवेल आईटीसी। सर ये आपको किसने बोला, ये मुझे बोला है सेक्शन 16(2)(a) ने, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट प्राइमरी कंडीशंस ऑफ अवेलिंग आईटीसी। तो 16(2) जो है सेक्शन, वो स्पेसिफिकली बोलता है क्या कि अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़े। उसमें से पहला कंडीशन ये है दैट यू शुड हैव पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो रिसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस है तो ही मिलेगा आईटीसी, रिसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस है तो ही उसे मिलेगा आईटीसी। रिसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो फिर वो आईटीसी नहीं ले सकता, और लिया तो गलत लिया ऐसा माना जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सप्लायर जो है रिसिपेंट को 1/12 को देता है इनवॉइस, ओके। तो अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, रिसिपेंट ने जो जेब से टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स, वो अप्रैल में पे किया है और उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, रीइंबर्समेंट मिलेगा दिसंबर में। किसकी गलती के कारण, सप्लायर की। तो गलती है सप्लायर की पर खामियाजा भुगत रहा है रिसिपेंट, गलती है सप्लायर की, खामियाजा भुगत रहा है रिसिपेंट, एंड दैट इज नॉट डन। क्योंकि सप्लायर क्या करता था, इस तरह से लेट इनवॉइस वगैरह क्या है देता था और इससे रिसिपेंट का बहुत नुकसान हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट ने पूरा एक चैप्टर ही बना डाला टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जहां पे एक ही चीज के बारे में क्या है मैक्सिमम बात हो रही है, और वो है क्या, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। सिंपल, उन्होंने टाइम लिमिट ही दे दिया कि एक्स सिचुएशन है तो आपको इतने टाइम के अंदर इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, वाई सिचुएशन है तो इतने टाइम के अंदर करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो याद रखना सप्लायर डिफॉल्ट में आ जाएगा और उसे 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में, वैसा केस। तो टाइम लिमिट दी है तो उसे रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट करो। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? यस। तो आज सप्लायर को जब लगा कि मां कसम अगर मैं टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं करूंगा, मैं अगर ओके टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो दिक्कत मुझे ही आएगी, मुझे ही लग जाएगी क्या, पेनल्टी। तो भाई एक काम करता हूं, मैं ही इनवॉइस टाइम पे इशू करना शुरू कर देता हूं सो दैट मुझे पेनल्टी लगे ही ना। ठीक है, मेक सेंस? तो ये पूरा जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट ने किसको चेक में रखने के लिए रखा है, सप्लायर को, कि सप्लायर टाइम पे इनवॉइस इशू करे सो दैट रिसिपेंट को टाइम पे इनवॉइस मिले, सो दैट रिसिपेंट अपना आईटीसी टाइम पे ले पाए। इसके लिए पूरा चैप्टर बना है। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सिचुएशन क्या है और उसको सप्लायर को कितने टाइम के अंदर इनवॉइस इशू करना है, और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिससे साथ हमारा वार्तालाप होगा। आपको बस वो सिचुएशन समझना है
कि ये सिचुएशन में ये डॉक्यूमेंट इश्यू होगा। ओके, यस, डन। इसका मेन एसेंस आपको पता चलेगा फ्रैंकली जब हम टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर आपका ये चैप्टर मस्के की तरह हो गया, जो हो ही जाएगा बिकॉज इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है फ्रैंकली, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका वैसे ही हो जाएगा। बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई में आप जो डेट्स है वो यहीं से उठाओगे। ओके, यस, चलिए, तो दिस इज अ वेरी इंटरलिंकिंग चैप्टर। ये क्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट इवन टेक मी लाइक मोर देन 1.5 or 2 hours एट द मोस्ट विथ सम्स, तो ऐसे ही उड़ जाएगा। ठीक है, चलो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। सबसे पहला याद रखना दोस्तों, जीएसटी है तो सबसे पहले हम लोग गुड्स के टाइम लिमिट करेंगे और फिर हम लोग सर्विस के टाइम लिमिट करेंगे। तो अभी 4 केसेस लूंगा मैं यहाँ पे, दैट विल ओनली फोकस ऑन व्हाट, टाइम लिमिट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड देन वी विल कम टू सर्विसेज। तो पहला है मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का हलन चलन, यानी कि क्या, सिंपल सी बात है कि आज अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मेरा कस्टमर जो है गुजरात में है, ठीक है, तो मूवमेंट 2 तरीके से होता है। पहला, जब मैं उसे बोल रहा हूं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे गोडाउन तक क्या गुड्स डिलीवर करवा दूंगा। और दूसरा, लेट्स से गुजरात का जो मेरा कस्टमर है उसके बहुत सारे सप्लायर्स महाराष्ट्र में, तो वो बोलता है अरे तू मतलब, मैं ही वैसे भी आने वाला हूं अगले हफ्ते, मैं ही तेरे फैक्ट्री से उठा लूंगा, क्योंकि मैं और 4 फैक्ट्री जाने वाला हूं और माल उठाना है, तो मैं तेरे यहां से भी उठा लूंगा और चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसीपंड आया रिसीपंड आया सप्लायर के पास, सप्लायर ने माल वहीं डिलीवर कर दिया फैक्ट्री गेट पे, और वो रिसीपंड वापस आ गया अपने प्रेमाइसिस में गुजरात में। तो यहाँ पे मूवमेंट उसने इनिशिएट किया है। तो जब मैं जाता हूँ देने तो मैंने इनिशिएट किया मूवमेंट, जब वो आता है लेने तब उसने इनिशिएट किया मूवमेंट। अरे क्या ही फर्क पड़ जाता है, मूवमेंट हुआ ना एट द एंड ऑफ द डे, गुड्स का हलन चलन हुआ ना, तो गवर्नमेंट उसे बोलता है कि ये है मूवमेंट ऑफ गुड्स। और मूवमेंट ऑफ गुड्स में गवर्नमेंट ने बोला है क्या, कि आप इनवॉइस कब इशू करो, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो आपने जिस दिन गुड्स को रिमूव किया उसी दिन लेटेस्ट बाय लेटेस्ट आप प्लीज इनवॉइस इशू कर देना। उसका रीजन ये है कि आज वो ट्रक वाले को अगर कोई पकड़ता है कि ये तू क्या लेके जा रहा है, और उसके पास वो इनवॉइस का एक कॉपी है, तो वहां पे लिखा होगा कंजाइनर कौन है, वहां पे लिखा होगा कंजाइनी कौन है, उसका एड्रेस होगा, उसका जीएसटीआर नंबर होगा, और पता चला सप्लायर ने पकड़ा दिया क्या नमक है उसमें, चरस गांजा, यस तेरे पास ही आ रहा है ट्रक वो बेटा, ओके। तो आज आप समझो कि वो लीगल इम्प्लीकेशन में ना आए, इसीलिए वो नाम देगा भाई मैं थोड़ी चक के जाऊंगा, मैं थोड़ी चक के डिलीवर करूंगा, उसने बोल दिया नमक, मैंने समझ लिया नमक, मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता क्या है इसमें। तो पकड़ना है तो जाओ सप्लायर को पकड़ो आप, जाओ रिसीपेंट को पकड़ो आप। तो वो केस तो ब्लेम डाल सकता है वो, पर अभी अगर उसके पास इनवॉइस नहीं है तो आज कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। समझा ये केस। तो आज मैं सिर्फ यही बोलूंगा दोस्तों कि आज याद रखना, ड्यूरिंग द मूवमेंट कोई जीएसटी ऑफिसर ओके ड्राइवर को पकड़ता है और उसे बोलता है कि गुड्स क्या है, इंस्पेक्शन करता है, कहाँ के है कहाँ के नहीं है बताओ, तो उसके पास कॉपी होना चाहिए इनवॉइस का, और वो कॉपी तभी होगा जब सप्लायर वो इनवॉइस इशू करेगा एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और वो जब करेगा वो ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस इशू करेगा, एक जो रिसीपेंट के पास होगा, एक जो ट्रांसपोर्टर के पास होगा, और जो खुद के पास होगा। रिसीपेंट के पास क्यों, क्योंकि उसे आईटीसी है। ट्रांसपोर्टर के पास क्यों, बिकॉज कोई पकड़ लिया जीएसटी ऑफिसर तो दिखाने के लिए काम लगे। सप्लायर के पास क्यों, सो दैट वो अपने ऑडिटर को बोले कि भाई ये देख गोडाउन में माल नहीं है क्योंकि मैंने इनवॉइस रेज किया था, बेच दिया है, देखिए उसका सबूत है। ओके, ये केस था। तो बताओ फटाफट से क्या होगा सीन। पहले केस में टेल मी, एचयूएल लिमिटेड के केस में
what will be the date when I can issue the invoice? Yes, तो लिखो invoice shall be issued नेक्स्ट, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हुआ है भाई। इसके दो एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, क्लासिक एग्जांपल्स है। जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो क्या मैं बता देता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको मशीनरी भाड़े पे दी थी, तो याद रखना इस बार जब मैं मुंबई से गुजरात भेज रहा हूँ गुड्स, तो मैं गुड्स बेच नहीं रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। दैट इज अमाउंटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट सोल्ड यू दैट मशीनरी, आई एम रेंटिंग इट आउट टू यू। तो मुंबई से गुजरात पहुंच गए आपकी फैक्ट्री में, को बहुत अच्छी लगी, आपने क्या किया, एक साल बाद मुझे फ़ोन किया और बोला भाई बेच दे मुझे ये। तो मैंने बोला ठीक है ले लिए प्राइस पे। तो अभी जब मैं बेच रहा हूँ, क्या वापस मैं मुंबई से गुजरात उसे कम्यूट करवाऊँगा? ऑलरेडी तेरे फैक्ट्री में पहले भाड़े पे थी, अभी तेरी हो गई क्योंकि टाइटल तेरे नाम पे ट्रांसफर होगा। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ नो मूवमेंट, वहीं था वहीं बिक गया, सिंपल। सेकेंड केस, ओके, सेकेंड केस ये है कि आज फॉर एग्जांपल आप समझो कि ऐसा केस है कि लेट्स से मुझे दिल्ली में क्या है, ब्रांच खोली है मेरी, और दिल्ली में ऑलरेडी कोई क्लास चला रहा था, पर अब वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है। तो मैंने बोला एक काम करता, मैं पूरा का पूरा बिल्डिंग ही खरीद लेता हूँ, चल, जिसके अंदर बेंच ये सब प्रोजेक्टर सब ताम। मैंने बोला सबके साथ खरीदूंगा। तो बिल्डिंग का मैंने दे दिया 5 करोड़, और अलग से वो जो भी था फैन, एसी, प्रोजेक्टर, टीवी जो भी था उसका हो गया अलग से 50 लाख। तो अभी डू यू रियलाइज कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो रेडी टू पोजीशन वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला सीन नहीं, ऑलरेडी था कंस्ट्रक्टेड, उस पर तो नहीं लगेगा बिकॉज वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना ही गुड्स ना ही सर्विस। पर जो 50 लाख फर्नीचर का है, ये टीवी, एसी, फैन, बेंच, ये सब तो क्या गुड्स है ना, मूवेबल है ये तो उसे मैं क्या मुंबई लेके आऊंगा क्या? नहीं, वहीं रखूंगा, क्योंकि वहीं क्या है, कोचिंग सेंटर खोलना है। तो वहीं था वहीं बिक गया, और इसीलिए ये केस भी क्लासिक केस है ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या गुड्स रिमूव हो रहे हैं? नहीं, तो फिर डेट ऑफ रिमूवल कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट एक सटल वर्ड यूज किया, बोला कि जिस दिन आपने हैंड ओवर कर दिए गुड्स, यानी कि डिलीवर कर दिए गुड्स, या जब आप रिसिपेंट को वो गुड्स अवेलेबल करवाते हो कि ये ले अब तेरा है, तो तब हो जाएगा क्या, इनवॉइस इशू। तो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू होगा? टू 4। नेक्स्ट 31(4),
where successive statement of account or successive payments are involved. Okay, तो ये बेसिकली रिलेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स क्या है? ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर बोला है a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract, whether or not by the means of wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on regular or periodic basis, and includes supply of goods as government may be subject to conditions as it may by notification specify. सुनो अभी ये सब टाइम पास, देखो इधर आओ, क्या है ये? तो आज कोई सप्लायर अगर रिसिपेंट को कंटिन्यूसली कोई गुड्स भेज रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम मेंशन नहीं है, सर्विस में मेंशनड है, वहां पे 3 महीना लिखा है, यहाँ पे कुछ पीरियड नहीं लिखा है, तो केस क्या हो रहा है? आप गुड्स भेज रहे हो, पैसा ले रहे हो, गुड्स भेज रहे हो, पैसा ले रहे हो, यानी कि क्या सीन हुआ है? फॉर एग्जाम्पल आज रिसिपेंट यहाँ पे है ओबेरॉय बिल्डर्स, उसको बनानी है बिल्डिंग, तो वो पहुंच गया सीमेंट लेने, किसके पास? अंबुजा नहीं बेटा, वो पहुंच गया बांगर सीमेंट के पास. बांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, करेक्ट. तो वो 100 बैग्स जो है सीमेंट की हर रोज देनी है फॉर द नेक्स्ट 365 डेज. मुंबई से पूना इस तरह से अप डाउन करना, ठीक है. अभी केस क्या है यहाँ पे कि चलो ये फॉर एग्जांपल मुंबई है, ये पूना है, राइट. मूवमेंट तो अभी भी हो ही रहा है बेटा, मूवमेंट तो अभी भी हो रहा है. ऐसा नहीं बोरीवली से कांदीवली गुड्स का तो मूवमेंट ही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है सेम स्टेट डिफरेंट स्टेट. प्लीज, मूवमेंट इज गुड्स का हलन चलन, फिर या तो सप्लायर इनिशिएट करे या तो रिसीपेंट, डजंट मैटर. अभी इशारा इस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स कि भाई सुन, मैं गुड्स बेच रहा हूं उसको, और वो भी हर रोज, तो हर रोज तो बिलिंग नहीं करूंगा ना, और हर रोज पैसा भी नहीं लूंगा उससे. कैश एंड कैरी मॉडल थोड़ी है, अरे वो मालिया थोड़ी अभी उड़ जाएगा, भरोसा होगा तो थोड़ा क्रेडिट पीरियड दूंगा. क्या बोलूंगा? मंथ एंड पे बिलिंग करते हैं अपन, तो अगले महीने की, लेट्स से अप्रैल में जो भी सप्लाईज किया, अगले महीने की 5 तारीख को, 5 मई को हम लोग क्या करेंगे? इशू करेंगे क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आई एम सो सॉरी, इशू करेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. यानी कि हिसाब किताब दे दूंगा मैं तुझे कि भैया लास्ट मंथ में इतना क्या है, मैंने तुझे सीमेंट भेजा था, ये क्वालिटी का, ये रेट का, ये क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह, और तू मुझे पेमेंट दे देना 1 हफ्ते के अंदर, ठीक. तो आज ये है, तो अप्रैल का पेमेंट कब आएगा? मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई सुन, तू जो ये इनवॉइस है ना, ओके, जो तू इशू करेगा, यहां पे दिक्कत क्या आएगी कि आज अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये मूवमेंट हो रहा है, राइट, यहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, राइट, देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में हम लोग इशू कब करते हैं इनवॉइस? एट द टाइम ऑफ रिमूवल. तो आज 365 डेज दे रहा हूं, तो 365 डेज का इनवॉइस इशू करूंगा, तो मैं इशू करूंगा तो उसमें मेरा इतना कॉस्ट लग जाएगा स्टेशनरी का है और इसका कंप्लायंस का, और रिसिपेंट रखेगा कहाँ पे? ये सब पता चला उसका 365 इनवॉइस तो उसका मेरा है, उसके पास 1000 सप्लायर है, तो 3,65,000 तो इनवॉइस हो जाएंगे. तो एक बिल्डिंग ही अलग से खड़ा करना पड़ेगा इनवॉइस रखने के लिए, वरना क्या अगर मिसप्लेस हो गया तो नहीं मिलेगा एटीसी, तो तेरा बिल्डिंग का फिर कॉस्ट महंगा हो जाएगा.
तो गवर्नमेंट ने फिर वही सोचा कि इस तरह से जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन रखते हैं। हर रोज नहीं बोलेंगे उनको टू इशू इनवॉइस, उनको बोल देंगे तो तू जब हिसाब किताब लगाता है, लेते तेरा मंथली हिसाब है, किसी का क्वार्टरली, किसी का हाफ ईयरली, किसी का ईयरली, वॉटएवर, तू कब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता है वो बता। तो मैंने बोला अगले महीने की 5 तारीख को। तो गवर्नमेंट ने बोला बस उस दिन या फिर उसके पहले तू इनवॉइस इशू कर देना। समझा? यानी 30 दिन का 30 दिन का तू 30 दिन के लिए इनवॉइस इशू मत करना। तो डोंट इशू 30 इनवॉइसेस फॉर 30 days, इंस्टेड इशू जस्ट 1 इनवॉइस फॉर दैट 30 days एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सिंपल। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? जो 30 करने पड़ रहे थे अब एक ही करने पड़ेंगे, यानी कि जो आज 365 हो रहा था वो अभी सिर्फ तुझे 12 इनवॉइस रेज करने पड़ेंगे। क्वार्टरली हो तो सिर्फ 4, हाफ ईयरली हो तो सिर्फ 2। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि इशुएंस ऑफ अकाउंट्स जब क्या है आप करोगे उस दिन या उसके पहले कर देना। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमाइज्ड ऑर्डर आता है, यानी पहले मैं एडवांस ले लेता हूं और फिर क्या है सप्लाई करता हूं और फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता हूं। तो जब एडवांस पेमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट ने बोला है क्या, इशूइंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो यही लिखा है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स विच एवर इज अर्लियर। ये आप करेंगे क्या, इनवॉइस इशू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो, अगर रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है, समझो यहाँ पे नवंबर का महीना है, राइट, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का कर देना इसको, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो गुड्स रिमूव किया है मैंने 15 और 25 को, जिसका बिलिंग मैंने आपको किया है 5/12 को और पेमेंट आया है 2/12 को। क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 5/12, ये पेमेंट 2/12, तो आंसर विल बी 2/12। पाँच 1 और 10 2, 5 2 और 1 2, ठीक है। और लास्ट वाला बस देख लो 31/7 क्या है, समझो। आज देखो मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट हो, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। अभी केस क्या हो रहा है यहां पे देखो, मैं महाराष्ट्र में हूं, आप दिल्ली में हो, और मैं डायमंड मर्चेंट हूं। तो मैं आपको डायमंड बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको डायमंड भेज रहा हूं, ये बोल के कि सुनो मिस्टर वाई, मैं ये आपको डायमंड दे रहा हूँ, आप इसे देखिए, परखिए, जुआरी के पास चेक करिए, आप खुद जौहरी है, जुआरी नहीं बेटा, जौहरी है, तो आप खुद इसे चेक कीजिए और मुझे बताइए आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको बेच दूंगा, अदरवाइज वापस भेज दीजिए। तो मैंने ये डायमंड भेजे थे वाई को, वाई ने टाइम लगाया, देखा और फिर अकॉर्डिंगली अप्रूव किया। तो हुआ क्या, 1/4 को मैंने क्या किया था, रिमूव, 5/4 को पहुंच गया, डिलीवर हो गया, करेक्ट। फिर क्या हुआ, ओके,
1/7 को उसने क्या किया, अप्रूव, एंड लेट्स से 1/8 को उसने कर दिया पेमेंट। ठीक है, ये केस 1/4 को रिमूव किया, 5/4 को डिलीवर किया, 1/7 को अप्रूव किया, 1/8 को पेमेंट किया। अभी महाराष्ट्र से गुड्स दिल्ली गया तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, यस। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ तो 1/4 को ही रिमूवल को मैं इनवॉइस इशू कर देता हूं ना भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत है कि गधे आज अगर मैं 1/4 को ही इनवॉइस इशू कर दूंगा तो उसका मतलब क्या है कि 1/4 को ही मैं मेरा हक जमा कर रहा हूं उसको और बोल रहा हूं कि भाई मैंने तो बेच दिया है, इनवॉइस इतने का है, पेमेंट कर दे। इनवॉइस भेजने का रीजन ही है कि भाई गुड्स चला गया, अभी ये बिल है, चल पैसा दे। क्या मैं ऐसा 1/4 को ही कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसने अप्रूव ही कब किया है, 1/7 को। तो मैं उसके पहले कैसे इनवॉइस रेज करूं? वो तो उसका मतलब क्या हुआ यार कि उसकी हामी की कोई मतलब ही नहीं है ना, उसने अप्रूव किया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने सुनी नहीं कि उसको चाहिए नहीं है, मैंने मुझे बेचना है, तेल लगाने का, तेरे को चाहिए कि नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता, तो आपने स्पिरिट ही खींच लिया ना ट्रांजैक्शन का, विच इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। तो आप याद रखना यहां पे भले ही मूवमेंट हो रहा है बट यू कैन नॉट इशू इनवॉइस ऑन 1/4, बिकॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स वही केसेस कवर करते हैं जो ऑलरेडी फैक्ट्री गेट पे बिक चुके हैं, बिकने वाले नहीं, बिक चुके हैं, सिंपल। और आपके केस में यहां पे बिकने वाले हैं, सामने वाला अप्रूव करेगा तब बिकेंगे। तो अप्रूव कब किया, 1/7 को, तो गवर्नमेंट बोला फिर ठीक है डेट ऑफ अप्रूवल ले लो, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्ली। तो जिस दिन अप्रूव किया उस दिन, या फिर क्या है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो आज देखो यहां पे क्या होगा, और 6 months कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं, सुनो इधर आओ। इधर डजेंट मैटर आपने किस पीरियड के लिए क्या है उसको दिया है सेल और रिटर्न के लिए, आपने जो पीरियड के लिए दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल लगाने का जो भी हो। आपको 2 ही डेट्स देखनी है, पहले डेट ऑफ अप्रूवल जो क्या है 24/10, दूसरी है 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, तो रिमूवल का डेट क्या है 1/6, तो 1/6 + 6 महीना कितना होता है 112। यस। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप मंथ्स काउंट कर रहे हो ना, तो आप ये जो डेट है 1 उसको आप सेम ही रखोगे, मंथ को चेंज कर दोगे 6 से 12 वैसे, तो डे को सेम ही रखना पर मंथ को चेंज कर देना। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है सर 5 महीने के बदले 10 महीने हुआ इसका पीरियड, तो आराम से फुर्सत से 9वें महीने में देगा, पर यहां पे तो बोल दिया इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा 6 महीने बाद कंपलसरी, 6 महीने बाद या फिर उसके पहले विच एवर इज अर्लियर। तो तेरा जब पीरियड ही अप्रूवल का 10 महीना आया, तूने 9वें महीने में हामी भरी है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है रिमूव करते वक्त 6 महीना हो गया है, तो 1/4 को था, 1/10 को क्या है तेरे को 1/10 के पहले बोलना था, पर तेरा पीरियड ही अप्रूवल का और 3 महीना 1/10 से, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी, और तूने दिसंबर में हामी भरी, पर जबकि 6 महीना खत्म होता है 1/10 को। तो गवर्नमेंट ये बोलता है तेल लगाने का कि तू जो भी टाइम पीरियड दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस, तू तो 10 साल दे देगा, मैं पागल है क्या, तो तब तक क्या वेट करूं क्या तेरा, भग। गवर्नमेंट ने बोल दिया सिंपल कि भाई सुन, मैं ही डिफाइन कर रहा हूं कि 6 महीने के अंदर वो अप्रूवल नहीं दे रहा है ना, तो कर क्या रहा है गुड्स के साथ, अरे कर क्या रहा है, 6 महीना लगता है क्या गुड्स अप्रूव करने के लिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं लग सकता, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसेंट टाइम लिमिट रख के बोल दिया कि इसके
ऊपर अगर कोई अप्रूव नहीं करता तो उसे डीम सेल मान लो, बिक गया ऐसे ही समझ लो, बिक गया वो ऐसे ही समझ लो, और इनवॉइस रेज कर लो। सर पर फिर उसने रिजेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं, क्रेडिट नोट इशू कर देना फिर आगे जाके, तो जो लायबिलिटी खड़ा किया है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ओके चलो डन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना गुड्स का क्या टैक्स इनवॉइस का पार्ट खत्म होता है। कल अपन टैक्स इनवॉइस खत्म करेंगे और ये हफ्ते टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है डन। हाँ बोल राज। सर गुड्स अगर जॉबर के लिए भेज रहे हैं तो फिर डिलीवरी चलान इशू करेगा तू, डिलीवरी चलान इशू करेगा, वो आएगा रूल 55 में। ओके सर। विराग। सर जब भी ये सेल और रिटर्न बेसिस पे होता है और वन इंटरस्टेट ट्रांसफर होता है तो फिर वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स भेजता है? डिलीवरी चलान। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही मतलब और कुछ चाहिए कि सिर्फ डिलीवरी चलान? सुन 1-4 से तू डिलीवरी चलान है, अभी तो ठीक है ईवे बिल भी है, ईवे बिल में डिलीवरी चलान ऑप्शन ही चूज करना होता है तुझे, तो डिलीवरी चलान और ईवे बिल दोनों जनरेट कर दे। ठीक है, और फिर जब वो अप्रूवल कर दे तब इनवॉइस इशू कर दे। ओके सर। हाँ बोल राज। हेलो बोल सर, वो सर 6 months फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल है। अप्रूवल नहीं है भाई, रिमूवल है, अप्रूवल से हाँ कैसे मतलब होगा? सॉरी, फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, तो वो 1 जून से लेके प्लस 6 month, तो दिसंबर नहीं आएगा, सॉरी नवंबर नहीं आएगा? कैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12? तो जून काउंट नहीं करोगे? जून काउंट? अरे जून से 1 जून से लेके 1 जुलाई 1 महीना होता है ना भाई। ओके हाँ, गॉट इट। हाँ बोलना बिलाल, क्या डाउट था तेरा? सर हमने जो Q&A देखे आज, उसमें क्वेश्चन 3 में आई थिंक 2 चेंज होने चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आप एक बार क्वेश्चन पे आ सके। पॉसिबल है, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। फाइव 3। हाँ बोलना। सर इसमें जो आंसर सॉल्यूशन दिया है 1 का, उसमें जो 2 करोड़ लिखा है उसकी जगह पे 1.5 आएगा, राइट? यस। और सेम 1.5 पीछे दिया है, जो 2 का आंसर दिया है जो सेकंड पेज पे। नहीं वापस बोल क्या? 5.4 पे भी जो मतलब ये सेकंड का आंसर दिया है, वहां पे भी ऊपर 2 करोड़ लिखा है। हाँ। 2 जगह पे, तो उधर भी 1.5 हो जाएगा। और सर क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन 3 में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें डेट का कुछ इश्यू है, मतलब क्या कौन सा क्वेश्चन? वही क्वेश्चन 3 में जो सेकंड वाला है। हाँ, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की है, लेकिन जो डेट दी है वो 2018 की दी है। So I guess either of the things should get changed. नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन राइट? क्वेश्चन 3 में जो ये सेकंड वाला है, हाँ सेकंड वाला, हाँ उसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 है बट डेट 2018 वाली है। So I guess सॉरी either हाँ, of the things वो should 20 change. वो 21 आ जाएगा। और सर एक जनरल क्वेश्चन है, रीजन बीइंग के आप जब वो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तब मेरा नेटवर्क चला गया था। वो जब मैं न्यू स्कीम वाला समझा, मेरे सिर्फ उसमें एक ही क्वेश्चन है कि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए है या वो गुड्स जो गुड्स सेल सप्लाई करता है उसके लिए भी है, जो 50 लाख वाला। कौन सा स्कीम?
न्यू स्कीम 50 लाख वाला, हाँ, किसके लिए है? वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए सिर्फ है सर्विस या? प्रोवाइडर के लिए है। ओके, एंड कॉम्पो इज फॉर सर्विस एज वेल एज गुड्स। कॉम्पो इज फॉर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट वाला ही, जो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत सर्विस दे सकते हैं। ओके, तो सर उसका कोई रेशियो समथिंग है, लाइक अगर आप इतनी सर्विस दे रहे हो तो ही आप कॉम्पो में, फॉर एग्जांपल 95% मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ और 5% में सर्विस दे रहा हूँ, आई गेस इसमें वो वाला कंडीशन आएगा ना, 10% ऑफ टर्नओवर वाला। करेक्ट। ओके ओके, गॉट इट। सो इफ द 10% है तो फिर वैसा सर्विस वाले में नहीं है, बस कि तू इतना ही गुड्स बेच सके, समझा? पर उसका रैशनल ये है कि तू कम से कम ही बेचेगा या हार्डली बेचेगा या बेचेगा ही नहीं, बिकॉज तुझे 6% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो तू क्यों करेगा? समझा। थैंक यू गाइस।